हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस आप लोग की कंप्लीट हो गई थी। क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि इसका एग्जाम आप लोग का जल्द हो सकता है। तो क्लासेस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिस अब हम लोग के लिए करनी इंपॉर्टेंट है। तो उसके कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने पहले अपलोड किए थे। अब आगे आप लोग के प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस की तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और इसके अब आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A statutory auditor of a private limited company is duty bound to submit his report to निजी संपत्ति निजी सीमित कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य बाध्य है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थाओं को, द गवर्नमेंट थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से सरकार को, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंपनी के प्रबंध संचालक को, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी के अंशधारियों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एक वैधानिक अंकेक्षक होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एक कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए इस तरह का तो ध्यान दिया करिए कि कंपनी किस तरह की है, प्राइवेट है या पब्लिक है। तो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि वैधानिक अंकेक्षण का रिपोर्ट जो प्रस्तुत कर रही है, तो किसके सम्मुख उसे करने के लिए बाध्य होती है, किसको प्रस्तुत करेगी। तो किसको प्रस्तुत करती है, वो हो जाता है द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक से तो उसमें जो कंपनी होती है एक प्राइवेट कंपनी की ये फीचर होता है कि वो पब्लिक से, आम जनता से कोई भी धनराशि नहीं लेती है, अपने शेयर्स को आम लोगों को नहीं सेल करती है। इस वजह से वो जो अपनी रिपोर्ट होती है उसे शेयर होल्डर्स को ही देती है, जो उसकी कंपनी के शेयर्स जिन्होंने ले रखे होते हैं, जो सदस्य होते हैं उसके सिर्फ उनको ही रखती है। यहाँ आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन डैश डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट खाते की पुस्तकों के बंद होने के डैश दिनों के भीतर या लेखांकन अवधि के अंत में प्रस्तुत की जानी चाहिए। 60, 90, 120, 180। तो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कितने दिन के अंदर सबमिट कर देनी चाहिए। जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रखे गए हैं, उनके कंप्लीट होने के कितने दिन के अंदर सबमिट की जाती है, तो वो आपको बताना है। कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर, यानी कि विद इन 6 मंथ, या फिर 6 महीने लिखा हो या फिर 180 डेज, वो आपका दोनों ही आंसर करेक्ट रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉचिंग इज कंसर्न्ड विद प्रमाणन का संबंध है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन होते हैं उनकी अधिकता प्रमाणिकता से, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रलेखित साक्ष्यों की वैधता से, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टि एवं खतौनियों की शुद्धता से, या फिर ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वॉचिंग होती है, प्रमाणन जो होता है, इससे प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को समझा चुकी हूँ कि वॉचिंग क्या होती है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी कुछ ना कुछ रिसिप्ट आपको किसी रजिस्ट्रार से मिलती हैं, तो उन सबको आप रखते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं आप अपनी, तो उनके साथ ही मिलान किया जाता है एंट्रीज का, तो वो हो जाती है वाउचिंग। और जो भी रखे गए हैं इस तरह के साक्ष्य वो कहलाते हैं वाउचर्स, प्रमाणक। तो उसका संबंध किससे होता है, इन तीनों ही चीजों से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उनकी वेरिफिकेशन भी किया जाता है, वैलिडिटी भी चेक की जाती है और एक्यूरेसी भी देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। अंकेक्षण के उद्देश्य की बात आए तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक हो जाते हैं उसके जो सब्सिडरी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो गौड़ उद्देश्य होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक मेन हो जाते हैं। तो जब मेन या मुख्य ऑब्जेक्टिव पूछे तो कौन सा होता है, टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। खातों के जो विवरण का पत्र है उनका सत्यापन करना, सत्यता, पूर्णता, वैधता की जांच करना, या फिर टू डिस्कवर एरर एंड फ्रॉड, अशुद्धियों और कपटों का पता लगाना, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों का कपटों की रोकथाम, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर सभी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो उद्देश्य दे रखे हैं वो सारे आपके
हाँ, ओवरऑल तो सही है, ये सारे ऑडिटिंग के ही उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो मुख्य पूछा है ना मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। खातों के विवरण पत्रों का सत्यापन, उनकी सत्यता, पूर्णता, वैधता की जांच करना। बाकी एरर और फ्रॉड का पता लगाना, प्रिवेंट करना, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटर हैज टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू, लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन डैश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट। तो जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट रिपोर्ट जो अपनी तैयार करता है वो किसको सबमिट करता है या किसके पास वो सबमिट करना जरूरी होता है? तो किसको सबमिट करना होता है? जो अपॉइंट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को, शेयर धारकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय, सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। फर्स्ट टाइम जो थी सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? टिस्को के, यूटीआई के, भेल के, एयर इंडिया के। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट थी सबसे पहले टिस्को के द्वारा जो थी वो प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सामाजिक लेखा परीक्षण होता क्या है, ये देखना कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व तो होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक कंपनी की, तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है कि कितने ढंग से सही तरह से काम किया गया है, वो रिपोर्ट जो थी फर्स्ट टाइम किसको द्वारा ही प्रदर्शित करी गई थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल रही है तो लाइक से जो वीडियो की रीच बढ़ती है, तो आप लोग लाइक जरूर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टेटली, इनमें से किस प्रकार की संस्थाओं में एक स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण कानूनन अनिवार्य होता है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी संस्थाएं होती हैं यहाँ पर स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी होता है। कंपनीज में, पार्टनरशिप फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में, रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो किस तरह की कंपनियों में जरूरी होता है? जो सिर्फ आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं वहां पर स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण अनिवार्य होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी साझेदारी पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वहां पर जो है कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है एचईएफ के द्वारा भी, और रजिस्टर्ड फॉर्म यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं उनके लिए कानूनन अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An auditor makes effort to detect mainly following types of fraud. एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नकदी का दुरुपयोग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामग्री का दुरुपयोग, फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। जो अंकेक्षण होता है मुख्यतः किस चीज तरह की है, किस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने की कोशिश करता है? तो किस तरह की धोखाधड़ी का पता लगाएगा? वो इन तीनों ही तरह की धोखाधड़ी का पता लगाता है कि किसी तरह का कैश जो है उसका मिसयूज तो नहीं किया गया है, बुक्स का मिसयूज तो नहीं किया गया है, जो बुक्स बनाई गई हैं, अकाउंट्स रखे गए हैं, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो तीनों को ही पता करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनल अकाउंट्स अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज एंटर्ड इन, अंतिम खातों में स्टॉक की असाधारण क्षति लिखी जाती है। तो स्टॉक क्या होता है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इस पर अलग से वीडियो मैंने अपलोड करी ही थी। तो यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अब नॉर्मल लॉस हो, तो लॉस दो तरह से होता है, एक नॉर्मल होता है, दूसरा अब नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल जो कि आपको पता ही होता है कि प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ पर इतना लॉस हो सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पर आपको आइडिया नहीं होता है कि कितना लॉस हो सकता है, तो अब नॉर्मल लॉस कहलाता है। तो अगर इस तरह की कोई क्षति हो गई है तो कहाँ पर दिखाई जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, केवल व्यापारिक खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केवल लाभानी में, बोथ ए एंड बी, या फिर सिर्फ बैलेंस शीट में। तो किसमें उसको हम दिखाते हैं? उसे ए और बी दोनों में ही दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, दोनों में भी। या तो सिर्फ ट्रेडिंग में दिखा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो दोनों में ही आपका आ जाएगा आंसर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो अबनॉर्मल लॉस होता है या असाधारण क्षति होती है, तो वहां पर किसी जो माल होता है, गुड्स होते हैं, तो अग्नि द्वारा हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, या फिर लॉस बाय फायर हो सकता है। इस तरह से आपकी क्षति हो जाती है, तो वहाँ पर परचेजेस अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो भी लॉस होगा उसको हम डेबिट कर देते हैं।
जैसे कि लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इस तरह से एंट्री की जाती है। तो इस एंट्री को दोनों में ही दिखाया जाता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनिशिएटिव्स द टर्म फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स। गैर विनिर्माण व्यवसायिक संस्थाओं के संबंध में अंतिम खाता शब्द में शामिल है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे बिजनेस हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता है, यानी कि कुछ वहां पर विनिर्माण नहीं किया जा रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे होते हैं, उसमें किस तरह के अकाउंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर कौन से अकाउंट बनते हैं ये आपको बताना है। तीनों ही बन सकते हैं, कोई दो या फिर कोई एक बनेगा। तो कौन से बनते हैं यहाँ पर, ये तीनों ही अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। तो जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है ट्रेडिंग की जगह पर, और जो इसके अलावा जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन ट्रायल बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन। अदर खर्चों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किए गए हैं, दिखाए गए हैं, तो उनको कहाँ पर दिखाया जाएगा। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर एसेट संपत्तियों लायबिलिटीज दायित्वों में। तो ये दोनों किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये दोनों आपकी जो बैलेंस शीट होती है उससे रिलेटेड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कहाँ पर हम इसको दिखाते हैं, तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होते हैं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं क्या हो जाएंगे, चालू दायित्व हो जाते हैं। तो एसेट में तो आने ही नहीं है, सीधी सी बात हो जाएगी। तो कहाँ पर दिखाए जाएंगे, और एक्सपेंस है तो इनकम भी नहीं है, तो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में तो नहीं जाएंगे, और ना ही हम एसेट साइड में दिखाएंगे। अब बचते हैं हमारे पास डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड। कहाँ पर दिखाया जाता है इसे, तो इसे दिखाया जाता है लायबिलिटीज में, दायित्वों में दिखाया जाता है। ऐसे एक्सपेंसेस जो अदत हैं, यानी कि कर दिए जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक पेमेंट उसका नहीं किया गया है, तो अदत है, तो हमारे लिए एक लायबिलिटी है और उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन द। एक चेक जो जिस दिन प्राप्त हुआ उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि चेक जो है एक रिसीव हुआ है और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया गया है, सेम डे में ही, तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, रोकड़ पुस्तक में रोकड़ स्तंभ में। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, रोकड़ पुस्तक के बैंक स्तंभ में। क्रेडिट इन द कैश बुक, रोकड़ पुस्तक में क्रेडिट किया जाएगा, या फिर डेबिटेड इन द कैश बुक, रोकड़ पुस्तक में डेबिट किया जाएगा। तो कैसे उसको शो करेंगे, उसे जो कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। तो वहाँ पर जो कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है, हम उसमें उसको शो करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो एक BRS बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है। तो वहाँ पर हम जो भी पासबुक में एंट्रीज होती हैं और जो हमने कैश बुक बनाई उसका जो बैंक कॉलम होता है उसमें जो हमने एंट्रीज करी हैं उससे ही उनका ही आपस में मिलान किया जाता है, तो हम बैंक कॉलम में दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन कैश रिप्रेजेंट। रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष के छूट कॉलम का योग दर्शाया है। यानी कि जो हम कैश बुक बनाते हैं, एक आपके सिंगल कॉलम की होती है, एक डबल कॉलम, सिंगल में सिर्फ कैश दिखाएंगे, डबल में कैश और बैंक दोनों दिखाते हैं, और एक 3 खानों वाली होती है जिसमें हम कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं। तो वहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष के जो छूट कॉलम बनाया जाता है उसका जो टोटल होगा वो क्या दिखाता है, डेबिट साइड का। एक्सेस ऑफ डिस्काउंट अलाउड ओवर डिस्काउंट रिसीव्ड, दिए गए छूट की प्राप्त हुए छूट पर बढ़त। एक्सेस ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड ओवर डिस्काउंट अलाउड, प्राप्त किए गए छूट को दिए गए छूट पर बढ़त। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, को दिया गया छूट, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, कुल प्राप्त किया गया छूट। तो आपको पता है इसमें भी एक डेबिट कॉलम होता है कैश बुक में और एक क्रेडिट कॉलम होता है। डेबिट में क्या चीजें रहती हैं, डेबिट पक्ष जो बनाया जाता है कि जितनी भी रिसीविंग हुई है, क्योंकि दो ही साइड होते हैं, एक हो जाता है प्राप्ति और दूसरा हो जाता है भुगतान का। जो प्राप्ति यानी कि जितना रिसीव हुआ है कैश में वो डेबिट में दिखाएंगे, और जितना हमने पेमेंट कर दिया उसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। कैश बुक क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, जो इसकी क्लासेस की वीडियोस हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, कुल दिया गया छूट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। परीक्षण संतुलन की सीमा क्या है। इसको तलपट भी बोलते हैं, परीक्षण संतुलन भी बोला जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, यानी कि अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और वो मैच भी कर गया तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी जिनका हम पता नहीं कर सकते। तो ट्रायल बैलेंस ओनली कंफर्म्स दैट द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस मैच द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है केवल पुष्टि करता है कि सभी डेबिट शेष राशि कुल क्रेडिट शेष राशि से मेल खाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस गिव्स नो प्रूफ दैट सर्टेन ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एट ऑल। परीक्षण संतुलन कोई सबूत नहीं देता कि कुछ लेन देन सभी पर दर्ज नहीं किए गए, यानी कि ये हम इस बात का प्रूफ नहीं होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए गए, नहीं रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। और अगर रिकॉर्डिंग में ही गड़बड़ हो जाती है, स्टार्टिंग में ही जर्नल एंट्री कहीं पर आपने नहीं करी है तो आगे के जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एंट्री ही आपने स्टार्टिंग में नहीं करी है। फिर है ट्रायल बैलेंस टोटल में एग्री इन स्पाइट ऑफ एरर। त्रुटियों के बावजूद परीक्षण शेष राशि सहमत हो सकती है, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं, कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जिनके होने पर भी ट्रायल बैलेंस दोनों साइड का इक्वल आ जाता है। उसके दो कॉलम होते हैं, दोनों साइड के जो कॉलम होते हैं वो बराबर आ जाते हैं। तो या फिर ऑल ऑफ दिस सभी विकल्प। सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो ये सारी ही लिमिटेशन होती हैं। पहला पॉइंट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट। कि कई बार अगर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है उसको एंट्री स्टार्टिंग में जो हमारी प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है, प्रिलिमिनरी बुक होती है, कौन सी जर्नल, अगर वहीं पर हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है तो आगे की जो भी हम अकाउंट बनाएंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि गलती कहाँ पर हुई है। तो ये चीज रहती है कि इसीलिए कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस मिल जाना पूरी तरह शुद्धता की प्रमाण नहीं होता, पूरी तरह एक्यूरेट है, अर्थमेटिकली करेक्ट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी पकड़ में नहीं आती हैं। जैसे कि कुछ भूल की अशुद्धियां होती हैं या फिर कुछ कंपनसेटरी एरर्स होती हैं। एक जगह पर आपने 300 से बढ़ा दिया, एक जगह पर 300 से घटा दिया, तो भी टोटल इक्वल आ जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स इज कॉल्ड एज डैश। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण डैश कहलाता है। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, शुद्ध एकल प्रविष्टि पद्धति, सिंगल एंट्री सिस्टम, सरल एकल प्रविष्टि पद्धति, फारसी सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं और जो कैश अकाउंट होते हैं उनका जो मेंटेनेंस किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, इसमें जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसमें केवल एक ही मूल्य में कमी या फिर अधिक की, यानी कि एक ही अकाउंट जो होता है, क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में दो पक्ष होते हैं और जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें एक ही पक्ष होता है, केवल एक ही खाता प्रभावित होता है, एक ही अकाउंट जो होता है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक ही के जो है कमी या अधिक को सरप्लस को दिखाया जाता है। इसमें मेनली जो होता है किसका किया जाएगा कि जो पेमेंट किया गया है, कैश है या जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं या जो रिसीविंग्स आई है, इनका ही मेंटेनेंस किया जाता है। सारे खाते सारे अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड यूजिंग एडजस्ट जर्नल एंट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल पृष्ठों को समायोजन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो एडजस्टमेंट किया जाता है जर्नल एंट्रीज का, इस पर भी एक अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी आप लोग को, जहाँ पर जर्नल एंट्रीज का एडजस्टमेंट क्या होता है पूरी तरह से डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा जो है वो समायोजन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी किसको हम एडजस्टमेंट में यूज नहीं करेंगे। अकूर्ड एक्सपेंसेस एंड अकूर्ड रेवेन्यूज, अर्जित व्यय और अर्जित राजस्व। पोस्ट पेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो पूर्वदत्त व्यय है। नॉन कैश एक्सपेंसेस, गैर नगद व्यय। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज, पूर्वदत्त व्यय या फिर अनर्जित राजस्व। तो कौन से एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेनली जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक का है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है, प्रीपेड का है, अक्रूड एक्सपेंसेस जो होते हैं, अनअक्रूड एक्सपेंसेस जो होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है या फिर जो बैड डेप्ट होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उनका किया जाता है मेनली। तो यहाँ पर पोस्ट पेड व्यय जो होते हैं उनका संयोजन नहीं किया जाएगा, उसमें उनका यूज नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जीएसटी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है।
तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी जो होता है 2, 3, 4 या 5 कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क का क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि जीएसटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, यानी कि कौन सी चीज पहले बनती है, कौन सी बाद में बनती है। जैसे लेजर है, जनरल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सब्सिडरी बुक होगी, जनरल बनेगा, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, फिर या फिर जनरल, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस। तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या बनता है इसमें, सबसे पहले बनाया जाता है जर्नल। सबसे पहले हम जर्नल को बनाते हैं, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स आती हैं जर्नल की ही, जैसे कि परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, इस तरह की। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर पीएनएल बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। यहाँ पर लेजर नहीं दे रखा था, नहीं तो सब्सिडरी बुक के बाद लेजर बनाया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन फिर से शुरू हो गया होगा, और अपने रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है आपके, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर कि जितनी भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे तो एग्जाम में अच्छा आपका स्कोर नहीं बन पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह और भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।